गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हश्ता में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और ट्रेड्स लेंगे मार्केट्स पर और स्टॉक्स पर। आज हमारे साथ प्रशांत सावंत और प्रकाश गावा पिछले शो से बने हुए हैं। उनके साथ साथ रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस में मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी से करेंगे एक खास बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर रुख करते हैं। 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 117 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। आज थोड़ी सी डायकॉटमी बनी है क्योंकि आज आईटी में बहुत शानदार मोमेंटम है। आज के सारे टॉप गेनर्स अदानी ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे के सारे आईटी पैक्स हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री या फिर एफएनओ में एलटीटीएस, कोफोज। उसके अलावा आईटीसी में आज एक अच्छा मोमेंटम है और कुछ केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। जहां तक प्रॉफिट टेकिंग की बात है, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, टीवीएस, हीरो, सब में प्रॉफिट टेकिंग है आज। और उसके अलावा कैनफिन होम्स जहां पर करीब 4.5% का डिक्लाइन। मिड कैप इंडेक्स ठीक था, एडवांस डिक्लाइन भी अभी एडवांसेस के फेवर में। हश्ता कुल मिलाकर स्थिति बुरी नहीं है, अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो भरपूर मौके बाजार ने आज फिर आपके लिए पेश किए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। रचना जी और रुचित पहले इनके नए ट्रेड्स लेंगे और फिर गाबा जी और ऑफ कोर्स प्रशांत सावंत तो है ही। रचना, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने इस समय? जी गुड मॉर्निंग। और जो इस वक्त मैंने आइडेंटिफाई किया है स्टॉक, उसमें एक है एम्फेसिस की फ्यूचर्स। हम एम्फेसिस की फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 24/7 का प्राइस है फ्यूचर्स पे। हम अगर इसको लॉन्ग करते हैं, हमें ऐसे लगाना चाहिए 2380 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 2430 और सेकंड टारगेट होना चाहिए 2450। ओके, चलिए तो ये हो गया एम्फेसिस पर बाय कॉल इस समय। गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? आई थिंक मुझे एफएमसीजी अच्छा लग रहा है। स्टॉक जो मैंने पहले चुना है वो है मैरिको। 545 पर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है। ब्रेकआउट मिला है 540, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए 540। टारगेट मुझे लगता है 560 के नजर आते हैं मैरिको में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त और वो है अल्केम। अल्केम में भी तेजी है, ट्रेड कर रहा है 4747 पर, स्टॉप होगा 4700। ये लगता है 4900 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम अल्केम। मैरिको और साथ ही अल्केम लैब्स, और अल्केम में भी हमने देखा है आज थोड़ा बहुत मोमेंटम जोर पकड़ रहा है, करीब 2-2.25% ऊपर ये काउंटर। प्रशांत, आपके नए ट्रेड्स इस घंटे के? जी हर्षा जी, मुझे आरबीएल बैंक में बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है, पोजिशनली भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 245, 245। मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो 265 एंड हायर देख रहा हूँ। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये अगर स्टॉक 265 के ऊपर सस्टेन करे तो 280-85 भी नजर आ सकते हैं। तो ये मेरी पिक होगी। और नेक्स्ट पिक होगी बजाज फिनसर्व। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ आ सकती है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1680, 1680। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ होगा 1750, 1750 का। ओके, अच्छा रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दूसरी पिक भी है क्या? आई थिंक आपने एक ही पिक दी अभी। जी, मैं अपनी तरफ से जो दूसरी पिक देना चाहूंगी, दैट विल बी इन वीडीएल। वीडीएल के फ्यूचर्स को भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 244.7 का प्राइस है एज ऑफ नाउ, एंड यहाँ पे अगर हम 242 पे एसएल लगा है तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है 247 एंड देन 249। ओके, मैं एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया था कि वीबीएल, लेकिन ये वीडीएल। मुझे पहले लगा वरुण बेवरेजेस, फिर रचना जी ने कहा फ्यूचर्स, तो वेदांत की बात हो रही है। वेदांता फ्यूचर्स की बात हो रही है। अच्छा, टाटा केमिकल्स डे हाई पर है इस समय, तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय। रुचित को भी जोड़ लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, बताइए आपकी दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं दो स्टॉक से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। पहली पिक हैवीवेट आईटीसी में रहेगी। सो इनफैक्ट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में ये इंडेक्स ने भी दिया था। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है। एक बार एक काम कीजिए, रुचित को आप फोन पर जोड़ लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बैंडविड्थ की इशू चल रही है तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कोशिश काफ़ी समय से जारी है। 458 पर और आईटीसी पर एक तेजी का ट्रेड इन्होंने दिया 1.5% ऊपर। अच्छा, टाटा केमिकल्स अनुज ने अभी अभी मेंशन किया। अनुज, साथ ही आरती इंडस्ट्रीज देखिए, ये भी 3% दबे पाँव से, इसमें भी काफ़ी बढ़िया एक्टिविटी बनती दिखाई दी है। दीपक नाइट्रेट कल से भाग रहा है तो वहाँ पर भी एक फॉलो थ्रू मैं इनफैक्ट देख रही थी। नवीन फ्लोरीन जिस पर एक व्यू आया था कल, उसमें कुछ हुआ या नहीं? नवीन फ्लोरीन शांत है, लेकिन आज पूरा एक्शन टाटा केमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज में ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
प्रशांत, टाटा केमिकल तो आपका ट्रेड बहुत ही बढ़िया बैठा है, बहुत तगड़े गेन्स देखने को मिले। 1025 आया, अब आपके 1050 का इंतजार रहेगा, लेकिन आरती में क्या इतना ही कन्विक्शन है खरीदारी का, आरती इंडस्ट्रीज में? जी, यहाँ पे हर्षा जी ओवरऑल एक काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। थोड़े वॉल्यूम्स लैकिंग है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि कल की गैप का, कल और आज के बीच जो गैप है, इसका एडवांटेज लेके इस रिस्क बेस्ड ट्रेड लिया जा सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 568, और थोड़ा भी वीक हो जाए 580 के नजदीक भी मिल जाए तो मुझे लग रहा है बेहतर रिस्क रिवॉर्ड होगा। टारगेट यहाँ से स्ट्रेट मुझे लग रहा है 610 तक आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर 580 के करीब मिले, 568 स्टॉप लॉस एंड 610 का टारगेट हो सकता है। अच्छा प्रशांत जी, एक सवाल पूछना था आपसे मुझे, लेकिन कि ये कल क्या पैरामीटर लगाया था आपने, जो आपने बोला था कि प्रीएम्प्ट कर रहे हैं हम टाटा केमिकल्स को? एक थोड़ा सा जानने की कोशिश हो रही है कि ये किस तरीके से पिक किया गया था। जी अनुज जी, यहाँ पे जो मैंने देखा, तो अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, इसने 13 नवंबर को जो बेस बना है वो स्लाइटली हायर बेस था। वहां ये मेरे रडार पे आया था कि ये शायद यहाँ से पिकअप हो जाए। उसके बाद एक बहुत टाइट रेंज, नैरो स्क्वीज हो रही थी, बट उस स्क्वीज में बाइंग पे वॉल्यूम पिकअप हो रहे थे, सेलिंग पे वॉल्यूम जरा भी नहीं थे। तो वहां मैंने एक व्यू बनाया कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो सकता है। और कल जैसे ही मुझे दिखा कि ये परसों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है 980 के ऊपर, तो मुझे लगा यहाँ पे मोमेंटम डेफिनेटली पिकअप होगा। ये तो क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था कि ऐसा और पैटर्न कहाँ बन रहा है फिर, और किसको प्रीएम्प्ट करना है? जी, और तो आज मैंने पिडिलाइट को प्रीएम्प्ट किया हुआ है सुबह, बट वो क्लियर कट ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। और मुझे लग रहा है यहाँ जो आज का हाई बना ऑलमोस्ट 2602, इसको अगर आज इंट्राडे में भी क्रॉस कर दे, तो जो टारगेट्स में देख रहा था 2625, वो काफी कंफर्टेबली आ सकते हैं। ओके, तो पिडिलाइट में भी एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली, मेरे ख्याल में हमारे साथ अब रुचित जुड़ गए हैं। रुचित, सॉरी कुछ दिक्कत हो रही मेरे ख्याल में नेटवर्क में। आईटीसी का टारगेट दीजिए और दूसरा ट्रेड क्या है वो भी बताइए। जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, सॉरी वो दिक्कत आ रही थी कुछ नेटवर्क की। वेल यस, आईटीसी जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस में आई थिंक एक रिन्यूअल फ्लाइंग इनटू सम एफएमसीजी स्टॉक्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 452 के स्टॉप लॉस से 475 के टारगेट्स के लिए 475 के टारगेट्स के लिए आईटीसी में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और विद इन द लार्ज कैप स्पेस ही रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक है जो हमें यहाँ पे भी लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो थीम वही है कि लार्ज कैप्स के साथ ही जाना है क्योंकि वहीं पे आउट परफॉर्मेंस आएगी। और यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो मॉर्निंग में हाफ एन आवर में भी वॉल्यूम्स हुए हैं आधे पौने घंटे में, वो भी काफी बेहतर वॉल्यूम्स है डेली एवरेज फर्स्ट आवर के वॉल्यूम्स देखे उसके कंपेरेटिवली। तो 2430 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी 2520 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय रिलायंस पर पिक का। अच्छा, मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट वीक हो रहा है। और अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब बैंक निफ्टी डे लो ब्रीच कर रहा है। थोड़ा सा मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अभी के लिए थोड़ा सा साइड पे ही रहिए। और बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की करेक्शन आई। देखिए तीसरे दिन में हमेशा ये होता है रैली के तीसरे दिन में कि गैप अप के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। निफ्टी में भी थोड़ी सी आ रही है अब इस समय प्रॉफिट टेकिंग। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये शॉर्टिंग वाली मार्केट नहीं है क्योंकि इंट्राडे में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए नॉर्मली थर्ड डे ठीक ठाक रहता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। अच्छा, चंबल लिया था, आई थिंक शिल्पा जी नहीं लिया था चंबल। आज शिल्पा जी का दिन है लगता है, आज वो भी डे हाई पर। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय फ्रेश मोमेंटम बन रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकर आइए एक बार। हमने आईटीसी की बात की थी, लेकिन अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। और हेवल्स, ये दो स्टॉक्स हैं। गाबा सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर या हेवल्स, दो में से कोई स्टॉक अगर आपको पसंद हो तो? आई थिंक हेवल्स में थोड़ी ज्यादा तेजी है और अपमूव मिलना चाहिए हेवल्स में। अभी मेरे ख्याल से एक अपमूव मिला है और शायद ये जोन है मेरे ख्याल से 1350 का, वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप होगा 1327 का। हेवल्स में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। एक ब्रेकआउट मिला है और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। बढ़िया ब्रेकआउट एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है हेवल्स में, और एचयूएल में भी एक हरकत आती हुई। अच्छा, ये जो आज फर्टिलाइजर शेयर भाग रहे हैं ना, मैं इनफैक्ट देख रही थी, लक्ष्मण ने कल एक अलर्ट भेजा था। उन्होंने कहा था कि आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का फर्स्ट बैच, पहला खेमा पेश किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में एडिशनल सब्सिडी एलोकेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आती हुई दिखाई देगी। तो उसका कोरिलेशन आपको देखना है, खासतौर से फर्टिलाइजर कंपनियों में जो हरकत देखने को मिल रही है, जो चंबल भागा है, जो कोरोमंडल जैसे काउंटर्स भागे हैं,
तो उससे कोरिलेट करके आपने सारे ट्रेड्स देखने हैं। कैश मार्केट वाले भी ट्रेड्स देख लीजिएगा, क्या आरसीएफ एनएफएल इनमें भी एक्शन बनता दिखाई देता है, क्योंकि ये जब पूरा पैक आता है इसमें जमकर तेजी होती है। तो आरसीएफ अब 0.5% ऊपर है, लेकिन आज ये डेवलपमेंट पार्लियामेंट में उभर कर आएगी तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ मार्केट बिग बॉयज में मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़े। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। जानते हैं उनसे इस समय पोर्टफोलियो में क्या वो जोड़ रहे हैं और क्या ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। शायद जो जोड़ रहे हैं वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो जोड़ चुके हैं वो शायद बता देंगे। तो सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आते हैं एक ओवरऑल मार्केट व्यू पर। हालांकि आप नॉर्मली टॉप डाउन कमेंट कम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से ये मार्केट ने लास्ट 3 दिन में रैली दिखाई, खासतौर से डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ने और बैंक्स ने बीजेपी की बिग विक्ट्री के बाद, आपके हिसाब से क्या अब ये जो मार्केट ने एक अजम्पशन ले लिया कि 2024 का जो इकलौता रिस्क था वो आउट ऑफ द वे है, क्या ये मतलब इज इट टू सून टू अज्यूम दैट, या फिर ये ठीक है मार्केट की तरफ से सोचना इस तरीके से? देखिए, आई थिंक इलेक्शंस का मार्केट का इम्पैक्ट तो रहता है, लेकिन काफी शॉर्ट टर्म रहता है। टू द एक्सटेंट दैट शॉर्ट टर्म रहता है, ये साफ जाहिर था कि विदेशी निवेशकों में एक हेजिटेशन थी इंडिया में निवेश करने की। आप देखिए कि पूरा 2023 साल में सारा जोड़ जाड़ के आई थिंक विदेशियों ने केवल 5-6 बिलियन डॉलर लगाया है। नॉर्मल अगर वर्ष होता तो विदेशी करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर लगाते। तो वो जो विदेशियों की जो आशंका थी 2024 के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो अब घट जाएगी। एंड उस पैमाने उस मुताबिक विदेशी मुद्रा मेरे ख्याल से इंडिया में दबा के आएगी, क्योंकि ये इलेक्शन अनसर्टेनिटी तब निकल रही है जब ग्लोबल रेट साइकिल पीक कर रहा है। ये और डबली ये दोहरा बेनिफिट है इंडिया के लिए। रेट साइकिल पीक कर रहा है, मतलब रुपये की जो वीकनेस की आशंका थी वो भी चली जाएगी। अगली सरकार की रिस्क भी बाहर चले जाएंगे, विदेशी मुद्रा मेरे ख्याल से दबा के आएंगे। और लास्ट 2-3 दिन में 3-4 विदेशी निवेशकों ने खबर दी है कि वो इंडिया आ रहे हैं, हम इन लोगों के लिए पैसा निवेश करते हैं। तो इंडिया आके वो ग्राउंड लेवल पे इजाजा लेके इंस्पेक्शन करके और पैसा मेरे ख्याल से लगाएंगे। तो दूसरा मेरे ख्याल से काफी बड़ा रिस्क जो मिटिगेट हो रहा है इस प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी ठीक चालू नहीं हुआ है। 2019 में जिस पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो रहा था, मोटा मोटी उसी लेवल पे चल रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट कैपेक्स करीबन 150% अप है क्यूमुलेटिवली, मतलब डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब दबा के आएगा। रेट साइकिल ऊपर है, मतलब दिस पॉइंट इन रेट्स विल गो डाउन। कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट तगड़ी है, बैंक्स के पास पैसा है, एंड आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब आएगा। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स रिलेटेड प्लेस आर वेरी डिफरेंट, अलग है वो पीएसयू कैपेक्स प्लेस से। एंड आई थिंक ये दूसरी प्रकार की रैली हम देखेंगे अगले 1-2 साल में। ओके, अच्छा, बिल्कुल इस पर भी आते हैं वापस। कुछ और बात करेंगे आपसे, लेकिन मुझे आपसे एक अपडेट लेना, जो आपने आई थिंक 2 महीने पहले शायद चैनल पर बोला था, जो आपने एक रीसेंट एडिशन किया था ट्रेंड। उसमें एक बहुत बड़ा मूव आया, मेरे ख्याल से 40-50% का शार्प मूव आया। क्या मार्केट अब इसमें फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, और क्या अब ये बहुत महंगा नहीं हो गया? मतलब जब आपने लिया था तब मुझे महंगा लग रहा था, और अब ये ऑलरेडी उसके बाद काफ़ी चल चुका है। हाँ जी, तो देखिए, पार्ट ऑफ द रीजन इतनी बड़ी मूव आई है कि ट्रेंड के जो Q2 रिजल्ट्स थे बिल्कुल ब्लो आउट रिजल्ट्स थे। इवन फॉर पीपल लाइक अस, हमने 1 साल दबा के काम किया था, काफी घूमे थे, स्टोर्स वगैरह देखे थे, मैनेजमेंट के साथ डिटेल में बात की थी। हम जैसे लोग भी चौकन्ना हो गए कि किस प्रकार से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीबन 20% पे ग्रो कर रहा है, स्टोर की साइज बढ़ रही है, ज़ूडियो दबा के ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा है। तो पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द अप मूव जो आप स्क्रीन पे छलका रहे हो इज सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद मार्केट ने अपना सोच, अपनी रवैया इस स्टॉक के बारे में बदल ली, नंबर्स अपग्रेड हुए। एंड देयरफॉर अगर इफेक्टिव बेसिस पे पीई मल्टीपल देखें, इफेक्टिव पीई इज मच लोअर देन मार्केट का पी। मार्केट सोचता है 110-120 की पीई है, हमारे कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और ट्रेंड के अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद हमारा जो पी आता है करीबन 50-60 के आसपास आता है। तो दूसरी चीज जो मेरे को लग रही है मार्केट अब तक नहीं फोकस कर रही और समझ नहीं पा रही है, स्टार बाजार। हमारा जो इस वीकेंड भी गुजरे वीकेंड पे भी हमारे एनालिस्ट स्टार बाजार के कई दुकानों में घूम के आए। हमारा जो अनुमान है कि स्टार बाजार शीघ्र ही प्रॉफिटेबल बनने वाला है। ये ट्रेंड का ग्रोसरी फॉर्मेट है,
लास्ट 10 साल से कभी ये पैसा बनाया है नहीं, टेस्को के साथ जेवी है। स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में रिफ्लेक्टेड नहीं है, मार्केट ने स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं किया है, एंड मेरे ख्याल से ये एक फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट है जो अगले 6-12 महीने में मार्केट अप्रिशिएट करेगा। वेस्ट साइड पैसा बनाता है, ज़ारा पैसा बनाता है काफी सालों से, ज़ूडियो दबा के पैसा बनाना शुरू कर रहा है, और स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी राउंड द कॉर्नर है। इसलिए हमारे ख्याल से यहाँ पे लंबा रेस का घोड़ा बनने का चांस ट्रेंड का है। रिमेंबर कीजिए, टाइटन लास्ट 20 साल में 2000 गुना दिया है, क्योंकि टाइटन ने एक के बाद एक प्रॉफिट मशीन खोले। कुछ हद तक मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रेंड भी उसी प्रकार का मल्टीपल प्रॉफिट इंजन पे धंधा बना सकता है, और उसके मल्टीपल प्रॉफिट इंजन्स, और हमने देखा है ज़ूडियो, इनका वेस्ट साइड किस तरह के कमाल दिखा रहा है। और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं कि स्टार बाजार जब प्रॉफिटेबल होगा तो और चार चांद लगेंगे। अच्छा सौरभ, जो आपने चर्चा की शुरुआत में मेंशन किया, एक तो एफआईआईज के पैसे की फ्लो, और जहां पर हमने कल ही वो आंकड़े देख लिए हैं, 5000 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई है। जिस तरह की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी बैंकों में आती हुई दिखाई दे रही है, क्या बैंक्स उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे, या फिर आपको कहीं और भी बड़े पैमाने पर वो पैसा फ्लो होता दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद पहले ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप जैसे निवेशकों का पैसा लगा है? तो उधर आपकी अप्रोच अब क्या रहेगी? आर यू गोइंग टू होल्ड, या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी डीआईआईज करेंगे? तो देखिए, एफआईआई मुद्रा जब आती है, भारी पैमाने पे जब आती है, साल में 20, 30, 40 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है बड़े काउंटर्स में ही जाएगा। मोटा मोटी निफ्टी 50 के अंदर प्रवेश होगा। निफ्टी 50 में सबसे अंडर अप्रिशिएटेड स्पेस मेरे ख्याल से है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे आपके साथ हम लोग काफी साल से, 1 साल 2 साल हो गए डिस्कस कर रहे हैं कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसमें कुछ उछाल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बराबर 20-25% से भागी जा रही है। सो नेचुरली पहला जो उनका प्रहार होगा एफआईआई का, वो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को के शेयर्स फटाफट उठा लिए जाएं। अच्छे कंपनी जब वाजिब दाम पे मिलते हैं, जाहिर है कोई भी निवेशक, विदेशी हो या डोमेस्टिक हो, उसको उठाएगा। मेरे ख्याल से द सेकंड प्रायोरिटी, हर्षदा, सेकंड प्रायोरिटी होगा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस पे फोकस करने का, राइट? तो ये एक बड़ा स्टोरी होगा अगले 2-3 साल में। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस में उस प्रकार का उछाल नहीं देखा गया है जितना कि पीएसयू कैपेक्स प्लेस में देखा गया है, सो से कंपनीज लाइक से कमिंस जैसा कंपनी, मेरे ख्याल से उस पर काफी इंटरेस्ट होगा। ये हमारे पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं है, हमने कुछ स्मॉल एंड मिड कैप्स प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स लिए हैं, बट लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस की हमको खोज है। मेरे ख्याल से विदेशियों को भी इस एरिया में काफी दिलचस्पी होगी। सौरभ जी, क्या आपने बजाज फाइनेंस में थोड़ी ट्रिमिंग की है कॉन कॉल के बाद? हाँ जी, सो बजाज फाइनेंस गोइंग इनटू द Q2 रिजल्ट्स, हमको एक हमारे इंडिया के घूमने से ज्यादा से हमको डर लग रहा था कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कुछ बबल सा बन रहा है। 25-30% से अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्पेशली स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लेंडिंग भाग रहा था। तो हमने एक नोट भी डाला था अपने क्लाइंट्स को कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग से हमको सावधान रहना है। Q2 कॉल्स में बजाज ने, एचडीएफसी बैंक ने, चोलामंडलम ने, तीनों ने खतरे की घंटी बजाई अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बारे में। तीनों ने अपना, एचडीएफसी बैंक ने तो ऑलरेडी कट बैक कर दिया था, बजाज ने पुल बैक अनाउंस किया अनसिक्योर्ड लेंडिंग से। गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब बजाज का कैपिटल रेज, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे वो कॉशन हाईलाइट कर रहे हैं, और काफी जबरदस्त स्टॉक चला था। हमने वहां पे पोजीशन घटाया, और वो जो हमने पैसा कमाया था, हमने वो एचडीएफसी बैंक की तरफ शिफ्ट कर दिया। एचडीएफसी बैंक 20 ईयर लोज पे है, पीई पे और पीबी पे। जैसे कि हमने काफी साल डिस्कस किया है, जबरदस्त बैंक है, कोई दूसरा बैंक इस प्रकार का परफॉर्मेंस लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल में फंडामेंटल्स में नहीं लाया है। तो हमने बजाज से कमाई प्रॉफिट्स लिए, कुछ हद तक हमने एचडीएफसी बैंक पे लगाए। दैट बीइंग सेड, वी आर स्टिल बजाज फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो का काफी अहम हिस्सा अभी भी है, और एचडीएफसी बैंक और बड़ा हिस्सा बन गया है हमारे पोर्टफोलियो का। सौरभ, इन द लास्ट 3 डेज कुछ नया आइडेंटिफाई किया है, या कहीं पर आपने और पैसा कमिट किया है? देखिए, अभी लास्ट 3 डेज में कुछ खरीदे नहीं है, आइडेंटिफाई जरूर किया है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस पे हमारी फोकस है। लार्ज कैप में खोज रहे हैं, बट स्मॉल कैप में 2 प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस मिले हैं।
तो धीरे धीरे उस पे पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, बट मेरा जो टेक है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में हमको भारी भारी इम्पैक्ट दिखेगा। जस्ट टू गिव यू अ सेंस किस हद तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बूम कर सकता है। टिपिकली इंडिया में सरकारी कैपेक्स इज 20% ऑफ टोटल कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर इज 80%। फर्स्ट 6 months ऑफ करंट फिस्कल सरकारी कैपेक्स और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स सेम लेवल पे चल रहे हैं। दैट इज वेरी अनयूजुअल। मेरे ख्याल से सरकारी कैपेक्स थोड़ा घटेगा और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जबरदस्त चढ़ेगा, और इसलिए स्मॉल कैप स्पेस में हम कुछ और प्लेस आइडेंटिफाई किए हैं। आप लोगों को याद होगा हमने 3 महीने पहले RHI मैग्नेसिटा लिया। दैट इज अ प्ले ऑन प्राइवेट कैपेक्स जनरली। RHI मैग्नेसिटा स्टील इंडस्ट्री का अहम एंसिलरी प्रोवाइडर है, फर्नेसेस का लाइनिंग प्रोवाइड करता है। स्टील इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हो बूम करेगी, RHI मैग्नेसिटा मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी रहेगा। ग्राइंडवेल नॉर्टन भी हमारे पोर्टफोलियो का 4-5 साल से हिस्सा है। अब्रेसिव्स बनाता है, अब्रेसिव्स ऑटो कंपनीज को चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाहिए होती है। तो इस प्रकार के हाई क्वालिटी स्मॉल एंड मिड कैप कैपेक्स प्लेस व्हिच हैव मोर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, अच्छे मोड्स। इससे फायदा क्या होता है, कैपेक्स का अपसाइड मिलता है, लेकिन जब कैपेक्स साइकिल नीचे जाती है आपका पोजीशन फट नहीं जाता, आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाती है। अच्छा, एक स्टॉक जो आपका सबसे मेरे ख्याल से ऑल टाइम फेवरेट रहा है उसकी बात करते हैं एक बार जरा, नेस्ले की, क्योंकि इस साल भी करीब मतलब क्वाइटली ये स्टॉक मूव करता है। मेरे ख्याल से 25-30% इस साल भी मूव कर चुका है। यहाँ पे करेक्शन आती ही नहीं है, बीच बीच में कंसोलिडेट नहीं करता। जलवा है कुछ हद तक। अगर हम नेस्ले को थोड़ा गौर से देखें, एंड इसलिए मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद आता है। सिंपल सी कंपनी है, लेकिन अगर गौर से देखो तो बहुत फायदा मिलता है। इसका जो मोट है करीबन 90-95% शेयर ऑफ इन्फेंट मिल्क पाउडर, वो मोट को तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो वो हमेशा एक स्टॉक का एक सेंट्रल फीचर होना चाहिए, मोट को तोड़ना नामुमकिन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो इस कंपनी ने बखूबी से किया है, प्रीमियमाइज किया है अपने आउटपुट को, राइट। बाकी तेल साबुन के जो कंपनी है, बाकी FMCG कंपनी थोड़ा पीछे रह गए। वो तेल साबुन गरीबों को बेचते रह गए, लो इनकम लोगों को बेचते रह गए, वॉल्यूम ग्रोथ उनकी 2-3% पे रह गया। अगर आप देखें नेस्ले की वॉल्यूम ग्रोथ हर साल 10% पे भागती है। वो प्रीमियम कैटेगरी में नॉट जस्ट बेबी मिल्क पाउडर बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, मिल्कमेड बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, पेट फूड बेच रहे हैं, बच्चों के लिए बियॉन्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कांस्टेंट रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स टू क्रिएट अ प्रीमियमाइज्ड ऑफरिंग इंडिया के अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट फैमिलीज के लिए। 10% वॉल्यूम ग्रोथ, 12-13% प्रॉफिट ग्रोथ, आपका हाई टीन्स में कैश फ्लो कंपाउंडिंग, और पूरा आधा कैश फ्लो वापस इन्वेस्ट किया जाए इस विशाल इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए। इस प्रकार से कोई दूसरा FMCG कंपनी नहीं किया है। स्ट्रेटेजिकली क्लियर हेडेड एंड हेवी रीइन्वेस्टमेंट बैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी। इनफैक्ट सौरभ, आपसे पहले जब बातचीत हुई है आपने मेंशन किया कि रियल एस्टेट पे आप इतने इंथूज नहीं रहते हैं, लेकिन इस पॉकेट ने एक बहुत बढ़िया मौका भी दिया है निवेशकों को। आपका ज़्यादा ध्यान बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियों पर रहा है, जिसमें पिडिलाइट रहा, आपका एस्ट्रल जैसे ट्रेड्स रहे। यहाँ पर अभी कंसिडरिंग इन स्टॉक्स में बहुत तगड़े गेन्स देखने को मिले हैं, किस तरह का फॉलो थ्रू, किस तरह का एक्शन आगे बनता हुआ दिखाई देगा? तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स में मेरे ख्याल से और अपसाइड है, बिकॉज अगर आप देखें, अगर रेट साइकिल चोटी पे है, जैसे जैसे रेट्स अगले 2 साल 3 साल में नीचे की तरफ जाएंगे, जाहिर है होम लोन की खरीदारी और बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरे ख्याल से भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक फोकस रहेगा कि लोअर इनकम स्ट्राटा को अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जाए। इन दोनों ड्राइवर्स से बिल्डिंग मटेरियल्स का प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा। हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हमने लास्ट 3 महीने में सेरा सैनिटरी वेयर लिया है। बहुत साल पहले, 5 साल पहले हम इसके शेयर होल्डर होते थे, शायद बेचना नहीं चाहिए था, एनीवे 4 साल पहले बेचा था। हाल ही में लास्ट 3 महीने में फिर से सेरा सैनिटरी वेयर के हम शेयर होल्डर्स बन गए हैं। जैसे सबको पता होगा, सैनिटरी वेयर का नंबर 2 प्लेयर है। वर्किंग कैपिटल साइकिल उन्होंने कमाल का श्रिंक किया है लास्ट 5 साल में। 110 दिन से 70 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल श्रिंक कर दिया है। प्रॉफिटेबल तो बराबर था, अब हेविली कैश जनरेटिव भी बन गया है। तो स्मॉल कैप में हमारे पास सेरा है, मिड कैप में एस्ट्रल और पीडिलाइट है, लार्ज कैप में एशियन पेंट्स है। हम 2-3 और स्मॉल कैप बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनीज खोज रहे हैं, राइट। आई थिंक कुछ आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और कुछ काम बाकी है, अगले 2-3 हफ्ते में वो खत्म करेंगे। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बट लेसर नोन नेम्स, बट येट कैटेगरी लीडर्स जो अपने छोटे छोटे नीशेस में डोमिनेंट हैं,
वो उनको खरीद के हमारी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में जैसे ये रियल एस्टेट का साइकिल जारी रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल्स के जरिए से हम कमा पाएंगे। ओके, अच्छा, टू व्हीलर स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई भी सौरभ? बड़ी रैली सो आई है। 3 महीने पहले हमने आइशर मोटर्स में पोजीशन बनाई थी, तो वो इकलौता ऑटो ईएम हमारे पोर्टफोलियो में। मेरे को जो बाकी टू व्हीलर कंपनीज लगते हैं उसमें हम लोगों को कुछ खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखती नहीं है। आइशर मोटर्स एंड स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड का जो प्रीमियम बाइक्स का ऑफरिंग है लास्ट 10-15 साल से वन ऑफ द फ्यू मोटेड प्लेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला खिलाड़ी है प्रीमियम बाइक्स में। तो इसमें हमने 3 महीने पहले पोजीशन बनाया था। दूसरी वजह जो हमको आइशर मोटर्स पसंद आ रही है, हमारे ख्याल से मार्केट वॉल्वो आइशर का जो ट्रक्स बिजनेस है उसको अंडर अप्रिशिएट करता है। वॉल्वो आइशर का ट्रक्स बिजनेस इन हैवी ट्रक्स मार्केट शेयर गेन कर रहा है स्टेडीली। ईवी ट्रक्स में भी प्रवेश किया है, एंड मेरे ख्याल से VECV का जो वॉल्वो आइशर का जो ट्रक्स बिजनेस है, दिस विल बिकम अ बिग पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। इकोनॉमी को जो उछाल है, कैपेक्स साइकिल को जो अपलिफ्ट है, वॉल्वो आइशर को मदद करेगा मोर देन टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। मेरे ख्याल से ये नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है आइशर मोटर्स के फॉर्मिडेबल प्रोडक्ट लाइनअप का। रॉयल एनफील्ड अप्रिशिएटेड है, वॉल्वो आइशर लेस अप्रिशिएटेड है, एंड इसलिए आइशर मोटर्स में हमने हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में पोजीशन बनाया। 3 महीने पहले ये एक्चुअली काफ़ी कंसर्न थी, इस पे बड़ा मूव आ गया 3 महीने में। तब उस समय जब हीरो की बाइक वो हार्ली लॉन्च हुई थी, आपका बजाज का भी लॉन्च हुआ था, आपके हिसाब से उससे डरने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी? देखिए, ये होता है इंडिया में ब्रोकर लोगों का जलवा। वो ब्रोकर लोग नोट लिखते हैं कि एशियन पेंट्स को टक्कर देगा ग्रासिम, बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा जियो फाइनेंस, रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगा हार्ली। तो सिंस आई वाज अ ब्रोकर माई सेल्फ, मेरे को समझ आता है ये ब्रोकर लोग करते हैं लोगों को परेशान करके थोड़ा सा खरीदारी लिखवाने के लिए। तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रिसर्च करके समझना चाहिए कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ से है। वाई इज इट दैट ओवर 10-15 ईयर्स कोई दूसरा खिलाड़ी रॉयल एनफील्ड को टक्कर नहीं दे पाया? ऐसा तो था नहीं कि 10-15 साल में कोई भी इसको टक्कर देने के लिए आया नहीं। कई लोग आए, जावा आया, यजदी आया। इसको चैलेंज आइशर मोटर्स इन द प्रीमियम बाइक्स कैटेगरी बहुत मुश्किल काम है। अगर आप मार्केट शेयर का थोड़ा आई थिंक 90%, 95% मार्केट शेयर, मानिए 90 भी हो जाए, रॉयल एनफील्ड विल स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर आइशर मोटर्स। जैसे मैं बोल रहा था, जो VECV का ट्रक्स बिजनेस है उसको तो मार्केट कोई अहमियत देता ही नहीं है, एंड येट दे हैव बिल्ट अ फॉर्मिडेबल हेवी ट्रक्स बिजनेस। जैसे जैसे इंडिया की सड़कें इंप्रूव हो रही हैं, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, हेवी ट्रक्स आर बिकमिंग अ बिगर एंड बिगर पार्ट ऑफ आवर हाईवे ट्रैफिक। वहां पे VECV बढ़िया खेल रहा है, तो इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया ब्रोकरेज के चूचा में कि हार्ली आ रहा है या कोई दूसरा कंपटीशन आ रहा है। सौरभ, आज बहुत फ़ोन आएंगे आपको वैसे सेल साइड ब्रोकरेजेस के, मतलब आप वैसे ही काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आज और पॉपुलर होंगे, क्योंकि ये जो क्लिप है ना, ये आपकी वायरल हो जाएगी। आज आप देख लीजिएगा जो आपने बोला है अभी सेल साइड ब्रोकर्स के लिए। So, मैं भी सेल साइड ब्रोकर था, तो अच्छी जॉब है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, नहीं, मुझे याद है क्योंकि जब आप सेल साइड के ब्रोकर थे तो आपको खुद कॉल्स आती थी 1-2, और आप मैं एक बार मिलने आया था आपसे, आपने बताया था, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा मैं, वो जहाँ से आपको कॉल आई थी 1-2 बार। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आज आपने बोला है रजता, मेरे ख्याल से आज की वायरल क्लिप मिल गई हमको। मोस्ट डेफिनेटली सर। बढ़िया। हाँ, जाने से पहले टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट उभर रहा है या नहीं सौरभ? देखिए, TCS में हमारा काफी सालों से, आई थिंक 4 साल से पोजीशन है, बरकरार है। टाटा एलेक्सी और LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में लास्ट 3 साल में पोजीशन बनाया है। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट एज वेल। सो टाटा एलेक्सी, LTTS इन इंजीनियरिंग R&D और TCS इन IT सर्विसेज, दीज आर आर टेक्नोलॉजी प्लेस। मेरे को यहाँ पे उतनी कुछ आशंका नहीं होती। काफी लोग खरीदा बेची करते हैं कि ग्लोबल IT साइकिल यहाँ है वहाँ है। जहां तक मेरे को नजर आता है, वी आर इन द मिडिल ऑफ अ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। क्लाउड आ रहा है, AI आ रहा है, दुनिया के सारे बड़े कंपनीज को क्लाउड और AI की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे हिंदुस्तानी IT सर्विसेज कंपनीज को और इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज को बिजनेस मिलता रहेगा। तो बड़ा पोजीशन बना के शांति से बैठे रहना मेरे ख्याल से यहाँ पे इज द राइट वे टू गो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। कई सारे जेम्स की आपने बात की है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो आगे आप ढूंढ रहे हैं, स्पेशली वो कैपेक्स प्ले जहां पर बढ़ना वाला है,
उन जैसे काउंटर्स की तलाश रहेगी लार्ज कैप और साथ ही साथ स्मॉल कैप, मिड कैप दोनों में। विश यू गुड लक। आपसे आगे फिर मुलाकात जरूर होगी। चलिए मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली आई है लगातार बहुत तगड़े रन के बाद, जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने नोटिस किया है, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली बनती थी। हम 46,778 के लेवल्स पर आ चुके हैं। इनफैक्ट 46,800 को ब्रीच करता हुआ इस समय निफ्टी बैंक, लेकिन ध्यान रखिएगा आज निफ्टी बैंक की वैसे भी एक्सपायरी वाला दिन है, तो उसका भी कुछ प्ले देखने को मिलेगा। दोपहर में और इंटरेस्टिंग बनता हुआ ये ट्रेड दिखाई देगा। और तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में जो एक नॉर्मल जो मुनाफा वसूली आती है, तो वो क्योंकि गैप अप तो मिल गया था आपको थर्ड डे रनिंग, तो अगर आपने कल कैरी किया वो गैप अप तो मिल गया, लेकिन गैप अप पे प्रॉफिट बुक करके साइड बैठने का, और उसके बाद मुझे अभी भी लग रहा है लोअर लेवल पे वापस बाइंग आएगी, वापस आएगी लोअर लेवल बाइंग, लेकिन वेट कर लेते हैं उसके लिए। चलिए दोपहर इनफैक्ट जैसे मैं मेंशन करी थी वो ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है आज निफ्टी बैंक की ट्रेड के लिए। चलिए अब ये फिलहाल है बाजार की स्थिति। निफ्टी भी 40 पॉइंट ऊपर, मिड कैप्स 150 पॉइंट ऊपर। अब सौंप देते हैं बेटन नीरज जी को, जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ बिल्कुल, और कल भी एक ऐसा समय आया था जब सुबह थोड़ा सा नीचे हुआ था, बाद में फिर बड़ी तेज़ी